ये कैसे होता है कि वो एक ट्राइबल पीपल हैं और वो ईस्ट एशिया से लेकर वेस्ट एशिया एंड इवन यूरोप के एरिया तक फैल जाते हैं। एंड वो ऐसे मंगोल कबीले को इकट्ठा करना चाहता है जो आपस में खून खराबा कर देंगे केवल राशन की कमी है। तो ये खाल बेचने से लेकर खाल खींचने तक ये जर्नी क्या मोटिवेशन था आकर कि वो इतने ब्रूटल बन गए और लोगों को इतने बड़े स्केल में मारना उन्होंने। और सेंट्रल एशिया में जब वो आता है तो फिर आप कह लो निशापुर हो गया, समरकंद हो गया, यहाँ पे 10 लाख 12 लाख लोग कुछ ही दिनों में मारे गए। ये कितना ज़्यादा ब्रूटल होगा हम लोग बस इमेजिन कर सकते हैं। चलिए उनका ऐसा था कि ब्रुटैलिटी उनके जीन में थी। अगर खान उसके टाइटल में है दैट्स नॉट मीनिंग एंड हिज डिसेंडेंट्स वर लाइक एनिमी ऑफ इस्लाम। शायद इंडिया को भी आसानी से जीत लेता। ठीक है। और इंडिया वैसे भी प्राइवेट इंटरेस्ट होता ही है, द काइंड ऑफ वेल्थ वी हैड। बिल्कुल। वैसे भी तो ऐसे जो इन्वेडर था उनको तो जब हम लोग इतिहास की किताबों को देखते हैं तो उसमें कई सारे एम्पायर्स का नाम आता है और बहुत सारे एम्पायर्स तो ऐसे थे जिसमें ब्लू ब्लड अर्थात राजशाही खून था और जिसके कारण से वो एम्पायर बहुत अपना बड़ा क्रिएट कर पाए। लेकिन 13वीं सेंचुरी के आसपास एक ऐसा एम्पायर था जिसके नींव कबीलाई लोगों ने रखी थी, ट्राइबल पीपल थे और वो इतिहास का सबसे बड़ा एम्पायर क्रिएट कर देते हैं, मंगोल। ये कैसे होता है कि वो एक ट्राइबल पीपल हैं और वो ईस्ट एशिया से लेकर वेस्ट एशिया एंड इवन यूरोप के एरिया तक फैल जाते हैं। इसके बारे में ये कैसे जर्नी थी उनकी। नो दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम जो नोमैड एम्पायर क्रिएट करते हैं। इससे पहले भी एम्पायर क्रिएट किया था। Okay. उन्होंने एम्पायर क्रिएट किया हुआ था। वाइकिंग्स आते हैं मंगोलों के बाद, उसी के आसपास वो एम्पायर क्रिएट। और बहुत सारे टर्किक एम्पायर हैं, वो भी तो अल्टीमेटली दे वर इनिशियली नोमैड। और मंगोलों में खास बात ये है कि उनका एम्पायर बहुत बड़ा, एक कोई पैडल नहीं था। द लार्जेस्ट लैंड एम्पायर ऑन द अर्थ वो हमने अभी तक मंगोलों का देखा है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल भी था, एशिया में भी था, यूरोप में भी था, अफ्रीका में नहीं पहुंच पाया। तो दो तीन चीजें अगर हुई हैं हिस्ट्री में तो उसके पीछे ये मंगोल एम्पायर बना है। अगर वो नहीं हुई होती तो प्रोबेबली वी वुड नॉट हैव सीन दिस एम्पायर ईस्ट एशिया से लेके ईस्ट यूरोप तक। सो दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। सबसे पहली चीज तो इनिशियली मंगोल्स और जितने भी नोमैड्स हैं उसके आसपास के, इवन तातर्स हो गए, तुर्क्स हो गए, उज्बेक्स हो गए, एवरीवन वाज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। क्योंकि वो जो स्टेपी का रीजन है, स्टेपी में फार्मिंग बहुत कम होती है, केवल ग्रासलैंड है, इनको फार्मिंग करनी आती नहीं है। तो ये दो ही चीज़ों पे जिंदा रहते थे, एक तो शिकार करते थे और दूसरा मवेशी को चढ़ाते थे। तो इन मवेशियों को चढ़ाने से जो खाल होती है उसको फरोख्त करके बेच के जिंदा रहते थे। बहुत हम्बल बिगिनिंग थी। जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी है, तर्क्स हो गए, मंगोल्स हो गए, दो बड़े फेमस है क्योंकि इनका अंपायर, तर्क्स टर्किक अंपायर बहुत सारे बने। फॉर एग्जाम्पल ख्वारिज्म वाज टर्किक, सल्जूक, ऑटोमन्स, मुगल्स, ये सारे तुर्क थे। और मंगोल भी, ये जो चार बड़े बड़े खानेट थे। बहुत हम्बल बिगिनिंग रही है। बट सिंस द टाइम ऑफ चंगेज खान, इन्होंने अपना वो अप्रोच बदल दिया। इनिशियली ऑल द ट्राइब्स वर फाइटिंग विद ईच अदर। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कबीले का सरदार हूँ और आप दूसरे कबीले के सरदार हैं, एंड फॉर मी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे लिए मेरे कबीले को चलाने की जिम्मेदारी है, तो मैं देखूंगा कि मेरे यहाँ राशन पानी कब है, आई विल प्लेंडर योर कबीला। वो मेरे लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा बिकॉज माई पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ राशन, कमी है। तो ये आपस में बहुत लड़ते थे एंड उनकी छोटी छोटी कॉन्फेडरेसीज होती थी। जैसे मैंने आपके साथ कभी गठजोड़ कर लिया तीसरे कबीले को हराने के लिए, इतने तक वो सीमित रहते थे बिफोर चंगेज खान। ठीक है, और चंगेज खान भी कोई ऐसा नहीं था कि वो फ्रॉम ब्लू ब्लड बहुत बड़े कबीले का था। वो फ्रॉम नॉर्मल कबीला, जैसे नॉर्मल मंगोल कबीले थे वैसे ही वो भी किसी कबीले का एक सरदार का लड़का था। बट उसके फादर को मार देते हैं ट्राइबल्स। तो चंगेज खान की में खास बात ये थी कि ही वॉज वेरी विजनरी। ओके, एंड प्रोबेबली चंगेज खान ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा अंपायर कर लेंगे। वॉज विजनरी इनफ, क्योंकि जब उसकी अपब्रिंगिंग हो रही थी तो उसके फादर की डेथ बहुत पहले हो चुकी है, तो मदर अब्रॉड ऑल द फैमिली। तो उन्होंने बताया था कि मंगोलों में ये कमी क्या है, दे वर नॉट, लैक ऑफ यूनिटी थी वहां पे। तो चंगेज खान का विजन ये था कि आई विल रूल द मंगोल ट्राइबल कॉन्फेडरेसी, मैं सारों को इकट्ठा करूंगा और फिर मैं उसका सरदार बनूंगा। ये भी एक बहुत अल्टीमेट विजन हुआ किसी भी ऐसे बच्चे के लिए जिसके फादर की बहुत अर्ली एज में डेथ हो चुकी है एंड वो ऐसे मंगोल कबीले को इकट्ठा करना चाहता है जो आपस में खून खराबा कर देंगे केवल राशन की कमी के लिए। बट ये जो मंगोलिया से उठ के आप देखते हैं हंगरी तक पहुंच पाया, पोलैंड तक पहुंच पाया, पूरे रशिया को रौंद डाला था, नीचे ही अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स, छोटे छोटे कुछ इवेंट्स हुए जिनके कारण हुआ। मंगोलों का प्राइमरी इंटरेस्ट था कि भाई हम लोग, चंगेज खान का प्राइमरी इंटरेस्ट था कि हम लोग एक कबीले को इकट्ठा कर पाए चाइना को इन्वेट करके, क्योंकि चाइना में कुछ सेटल्ड सोसाइटी थी जिनके पास पैसा था, तो उनको इन्वेट करके कुछ पैसा कमा ले, बस इतना तक। बट क्या है ना कि ये हमारा सिल्क रूट बनता है। चाइना से लेके अगर आप आते हो सेंट्रल एशिया और ईरान से होते हुए तुर्की तक जाता है, फिर यूरोप पे कनेक्ट होता है।
अच्छा, जिसके थ्रू वो ट्रेड हुआ करते थे उस ट्रेड ज़माने में हुआ पूरा। करता था, पूरा ट्रेड। जो ईस्ट एशिया है, इवन की इंडिया के भी कुछ पार्ट उसमें, अगर आप सिल्क रूट के साथ दूसरे रूट को भी ऐड करो तो उसमें सिल्क रूट में इंडिया भी उसमें सम्मिलित था। ठीक है। सिल्क रूट के दो कनेक्टिविटी थी इंडिया से। ओके। दो रास्ते थे, एक दक्षिण पथ कहते हैं, एक उत्तर पथ कहते हैं। वो दोनों रास्ते अफगानिस्तान के थ्रू मिलते थे। ओके। तो सिल्क रूट का एक बहुत बड़ा पोर्शन था सेंट्रल एशिया, और बिफोर मंगोल सेंट्रल एशिया खत्म होता था ईस्ट में चाइना पे, और वेस्ट में खत्म होता था इस्तांबुल पे। ठीक है, इस्तांबुल वाज द सेंटर ऑफ ऑल द, इसीलिए इस्तांबुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्टेंटिनोपल कहते थे उसको। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से फिर सामान यूरोप जाता तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, जैसे आपने कहा कि शुरुआत में वो खाल बेचने वाले लोग थे, है। और फिर मैं जब पढ़ता हूँ आगे तो फिर पता चलता है कि चंगेज़ खां इतना ब्रूटल बन जाता है कि हफ्तों में वो लाखों लोगों को मार मार देता है। हम्म। तो ये खाल बेचने से लेकर खाल खींचने तक ये जर्नी क्या क्या मोटिवेशन था आखिर कि वो इतने ब्रूटल बन गए और लोगों को इतने बड़े स्केल पे मारना उन्होंने शुरू कर दिया? इनिशियली मोटिवेशन वाज रिवेंज। ओके। शुरू में देयर वाज नो मोटिवेशन कि मैं एम्पायर क्रिएट करना। इनिशियली इट वाज कंप्लीटली किससे जस्ट रिवेंज? क्यों रिवेंज? रिवेंज। इस कारण से हुआ है, अगर हमने जो जैसे आपने कहा ना कि इतने लोगों को इकट्ठे मारा है, दोज वर द सिटीज ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान। वो ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के शहर थे। ये इतने इतना खून खराबा इन्होंने चाइना या इस साइड में, अनातोलिया साइड में कभी नहीं किया, या अगर रशियन स्टेप की बात करें, यूरोप की बात करें, वहां पे नहीं किया। मेन खून खराबा हुआ यहाँ पे, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द रिवेंज। एक स्टोरी है आपकी, उस टाइम में मंगोलों ने जब चंगेज खान व्हेन ही वाज राइजिंग, तो ख्वारिज़म एम्पायर वाज वेरी बिग इन सेंट्रल एशिया, एंड ईरान में भी उसके इलाके थे, और बहुत ओके। बड़ा था ये ख्वारिज़म एम्पायर। अब्बासिद कैलिफेट थे उस टाइम में, उसको सपोर्ट करता था ये। तो ये जो सिल्क रूट था ना, उसके थ्रू मंगोल ट्रेडर्स व्यापार करते थे बाकी के लोगों से। उन्होंने कहा कि ये कबीलाई है, इनको हम, और सिल्क रूट का एक बहुत मेजर पोर्शन ख्वारिज़म वाले कंट्रोल करता था। तो ख्वारिज़म वालों ने मंगोलों को कह दिया कि आप हमारे इधर से ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज आपसे कुछ डिफरेंसेस रहे होंगे। और चंगेज खान बिजी था उस टाइम में अपने कबीले को इकट्ठे करने में, और चाइना को इन्वेट करने में, क्योंकि प्राइमरली चंगेज खान भी इनिशियली इस विजन वॉर, उसकी माँ ने बताया था कि भाई मंगोल इकट्ठे नहीं है, तुम्हें उनको यूनाइट करना पड़ेगा। यूनाइट करके उनकी प्राइमरली लड़ाई होती ही थी चाइना के उनसे, सेटल्ड सोसाइटीज से। इसीलिए तो वो ओके। वॉल ऑफ चाइना बनाया गया था कि मंगोल और तातर्स वगैरह जब मन करता था वो उठा के जाके अटैक कर देता था। अच्छा, ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो उसलिए बनाया गया था ताकि हम्म। अटैकर्स को, जो मंगोल्स हैं, उनको रोका जा सके चाइना में मंगोल्स टेररिज्म। और जितने भी ऐसे नोमैड्स हुए उस इलाके में, उनका काम यही था कि चाइना के जो सेटल सोसाइटी है, क्योंकि चाइना बहुत दिनों तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्टेड रहा, बहुत पैसा एक्यूमुलेटेड था, हम्म। तो उनको अटैक करके वहां से धन धन लूट के आ जाते थे। इनका कुछ नुकसान होता नहीं था, क्योंकि इनके ऊपर अगर कल को चाइनीज अटैक करेंगे तो इनके तो टेंट वगैरह है, इधर से उठा के उधर कर दिया। ओके। सेटल्ड सोसाइटी का बड़ा नुकसान होता था। सेटल्ड सोसाइटी में फिर अब उनको फिर से आबाद करना पड़ेगा, घर बनाने पड़ेंगे, तो उन्होंने सोचा कि भाई एक दीवार बनाओ जिनसे ये नोमैड्स जो है उनके एग्रेशन से हम लोग बच सके। वी पेर एट ख्वारिज्म। तो ख्वारिज्म वालों ने गलती ये कर दी कि जब ये मंगोलों के साथ उन्होंने कह दिया कि तुम्हें हम सिल्क रूट यूज नहीं करने देंगे, तो चंगेज खान ने भेजा था अपने दो इनवॉइस को कि तुम जाओ और बात करो ख्वारिज्म के रूलर से। ख्वारिज्म शाह कहते थे। तो ख्वारिज्म शाह से बात करने के लिए गए इनवॉय। तो दिक्कत क्या हुई कि उसने इनवॉइस को मार दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया। इनवॉइस को कभी नहीं मारा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। इनवॉइस को कभी नहीं मारा जाता, कासिदों को वो रिवाज ही नहीं है, किसी भी सोसाइटी में नहीं है। इवन की मॉडर्न सोसाइटी में भी जो एम्बेसडर्स होते हैं, एनवॉयज होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होते हैं। बहुत इम्यूनिटी होती है, बहुत इम्यूनिटी होती है। एक बार इनवॉय आपके फ्रंटियर के अंदर आ गया, देन दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, उनको करेक्ट। महफूज रखना आपकी जिम्मेदारी है। और ये जब हुआ, चंगेज खान ने सारा अटेंशन शिफ्ट कर दिया सेंट्रल एशिया के ऊपर। और सेंट्रल एशिया में जब वो आता है, तो फिर आप कह लो तो निशापुर हो गया, समरकंद हो गया, यहाँ पे 10-10 लाख, 12-12 लाख लोग कुछ ही दिनों में मारे गए थे। तो कुछ कुछ लोग तो केवल रिवेंज के लिए मारे गए थे। फॉर एग्जाम्पल बुखारा एक शहर है, बुखारा में चंगेज खान के किसी बेटे की डेथ हो गई, तो तो उठा के जला दिया सबको। ये कितना ज़्यादा ब्रूटल होगा हम लोग बस इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी तो चलो ठीक है एक तरफ, और हमारी इस एरिया की आबादी भी बहुत कम रही होगी, और उस आबादी हाँ। में से लाखों लाखों लोग मारे जा रहे हैं कुछ हम्म। हफ्तों कुछ महीनों के दौरान में। तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग रहा होगा। बहुत डिवास्टेटिंग था। कल्चर ही उनका ऐसा था कि ब्रुटैलिटी उनके जीन में थी। ब्रुटैलिटी वाज इन देयर जीन। बट ये जो बड़ा एम्पायर बन पाया, नॉट दिस वाज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ब्रुटैलिटी। अगर केवल ब्रुटैलिटी ही रही होती तो वो बाकियों की तरह लूट पाट करके निकल जाते हैं। एम्पायर बनने के पीछे और भी बहुत सारे कारण। ब्रुटैलिटी स्कैरसिटी से आती है क्या? बहुत हद तक यू कैन से स्कार्सिटी से आती है, और
दे वर नॉट कनेक्टेड दैट मच विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, fair enough. वो बहुत कनेक्टेड थे बिकॉज दे वर इन द सिल्क रूट, तो कनेक्टेड थे बट उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये और कल्चर भी है, उनका अपना कल्चर था। बहुत सारे तर्किश कम्युनिटी बाद में जो यूनिवर्सल रिलीजन है जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, उसको अपना के वो फिर सिविलाइज हो गए। इनिशियली दे वर ऑल्सो दैट मच ब्रूटल, बहुत सारे तुर्क्स भी, बाद में वो सिविलाइज हुए, तो उन्होंने एक बढ़िया अम्पायर क्रिएट किया। और कई लोगों में ये भी मिसकंसेप्शन है कि चंगेज का वॉज अ मुस्लिम, नो ही वो वाज नॉट, इस्लाम का फॉलोअर था, इतना से. वाज नॉट। ओके. देन. अगर खान उसके टाइटल में है दैट इज नॉट मीन कि वो मुस्लिम था, क्योंकि खान मतलब होता है सरदार। इन द मंगोलियन टर्मिनोलॉजी खान मतलब एक कबीले का चीफ। ओके, राइट. तो बहुत दिनों तक तो चंगेज खान एंड हिज डिसेंडेंट्स वर लाइक एनिमी ऑफ इस्लाम, एनिमी ऑफ इस्लाम बहुत दिनों तक। एक उसके ग्रैंडसन ने तो इतनी तबाही मचा दी थी कि जो इस्लामिक फॉलोअर्स थे दे स्टार्टेड बिलीविंग कि डे ऑफ जजमेंट हैज, क़यामत का दिन आ चुका है। इतने लोग मारे जा रहे थे स्पेसिफिकली, और जितने भी सेंट्रल एशिया के रीजन है जहाँ पे 18-18 लोग मारे जा रहे हैं, 18-18 लाख लोग मारे जा रहे हैं, देवर इस्लामिक रीजन्स। एंड वहाँ पे एंड चंगेज खान ने कभी इस रिलीजन स्पेसिफिक ब्रूटैलिटी नहीं की, सब जगह करता था। रशिया में भी की, सब जगह की, बट ये चूंकि मेजोरिटी ऑफ जो ये ब्रूटैलिटी है ना बिकॉज ऑफ रिवेंज ख्वारिज्म के कारण, तो ऐसा लगने लगा कि अब ये खत्म हो जाएगा। चंगेज खान ने भी किया, उसके ग्रैंडसन ने भी किया, हलागू खान। ही बेसिकली बगदाद जो कि उस जमाने में सेंटर हुआ करता था इस्लामिक स्कॉलरशिप का, वो ख़त्म कर दिया। बगदाद में उस ज़माने के कैलिफ रहते थे, कैलिफ को जो जो हशर किया उस पूरे कैलिफेट का, तो वो तो फिर ऐसा लगने लगा। एंड पीपल हैड सो मच बिलीव इन देयर कैलिफेट कि ये तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, ये तो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, और हमारे जब कैलिफ ही है जिनको इस तरीके की पनिशमेंट मिल रही मंगोलों के द्वारा, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, ऑर्डिनरी मुस्लिम क्या एक्सपेक्ट कर सकते। So didn't they revolt and all? ताकत ही नहीं थी ना। Okay. अब्बासिद कैलिफ वाज नॉमिनल, उनके पीछे ख्वारिज्म वाले थे, सपोर्ट करते थे, तो ख्वारिज्म को ही जला दिया। उसका जो एम्पेरर था जिसने इनवॉइस को मारा था वो रशिया भाग गया, तो Okay. एक एक टुकड़ी गई फिर रशिया की तरफ पकड़ने के लिए, और एक टुकड़ी फिर उसके बेटे को पकड़ने के लिए आती है, जो हमारे यहाँ तक पहुंची, इंडस तक पहुंची। चलिए इसको हम लोग किसी अगले दिन हम लोग देखेंगे Yeah. कि क्यों चंगेज़ खां इंडिया में एंटर नहीं करता. ये एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है बिकॉज अलेक्जेंडर का जो एक प्रश्न है कि अलेक्जेंडर क्यों इंडिया में एंटर नहीं होता है, कमोबेश उसी तरह एक प्रश्न भी निकल के आता है इतिहास में, और कई सारे इतिहासकार और लोग भी जो भी अध्ययन करते हैं इतिहासों का, तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर डिक करते हैं कि क्यों चंगेज़ खां ने इंटर नहीं किया, जबकि वो इतने बड़े एम्पायर को जीत चुका था और शायद इंडिया को भी आसानी से जीत लेता. ठीक है. और इंडिया वैसे भी प्राइमरी इंटरेस्ट होता ही है, द काइंड ऑफ वेल्थ वी हैड, बिल्कुल. वैसे भी तो ऐसे जो इन्वेडर था उनको तो अट्रैक्ट करता ही है। तो एक बहुत अच्छा ये टॉपिक है भाई, ही डिड नॉट इंटर इंडिया, क्यों नहीं ये घुसा। तो ये किसी और दिन हम लोग देखेंगे इस चीज़ के लिए. और एक बात चंगेज खान ने बड़ी पॉइंट आउट करने वाली बात थी, बिकॉज ही क्रिएटेड अम्पायर, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो केवल लूटपाट करता रशिया से लेके मंगोलिया तक तो नहीं डिस्कस करते, ही क्रिएटेड एन अम्पायर। तो ये नोमैड्स जो थे ना, ये इतने बड़े अम्पायर को कभी रूल नहीं कर सकते थे इतने कम टाइम स्पैन में। बाकी के लोगों ने किया ना तो टाइम लगा उनको। चंगेज खान स्टार्टेड कॉन्करिंग द एरियाज एंड उसके एक जनरेशन बाद इन लोगों ने अम्पायर बना दिया। मतलब दे वर रूलिंग अर्बन सेटलमेंट्स, दे वर रूलिंग एग्रेरियन सेटलमेंट्स, वो गाँव को रूल कर रहा है, शहरों को रूल कर रहा है, एंड उनको कोई बैकग्राउंड ही नहीं है उनका इन शहरों को देखने का। मंगोल सोसाइटी में देयर वाज नो सिटी, ओके. ओके देयर वाज नो सिटी इन मंगोलिया उस टाइम। उन्होंने शहर देखा ही नहीं था, कभी भी नहीं देखा था। शहर बस देखते थे जलाने के लिए। तो द बेस्ट थिंग अबाउट चंगेज खान वाज, बहुत एडमायरिंग है किसी भी लीडर के लिए कि वॉज वेरी एडेप्टिव। वो नई टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी सीखता था, और ना केवल सीखता था बल्कि अपने लोगों को भी सिखाता था। एंड सेकेंड थिंग वॉज मेरिटोक्रेसी, ही ऑलवेज प्रमोटेड द पीपल हु हैड टैलेंट्स। मंगोल आर्मी में इवन बहुत सारे लोगों को लगता हुआ कि केवल मंगोल्स थे, ह्यूज अमाउंट ऑफ टर्क्स वेर इन मंगोल आर्मी, तातर्स थे, बिकॉज चंगेज खान ऑलवेज बिलीव्ड कि ये सारे मेरे लोग हैं, भले ही ये अलग अलग ट्राइब के, बट दे आर नोमैड्स, दे आर माई पीपल। तो ये जो सेटल्ड सोसाइटी है ना, उसको कॉन्कर करने का तरीका अलग था उसका, उसको जला देते थे बिकॉज ऑफ रिवेंज, वो जला देते थे। बट जो नोमैड्स थे ना, जैसे तर्क के किसी इलाके को कॉन्कर किया, तातर्स के किसी इलाके को कॉन्कर किया, तो वो इंटीग्रेट करता था। वो कहता था कि भले तुम हार गए बट यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलराइट. यस, दिस वाज द थिंग। इसीलिए बहुत सारे तर्क्स मंगोल आर्मी में थे। एंड वो किसके खिलाफ लड़ रहा है, व्हेन यू गो टू द 13th सेंचुरी, वो लड़ रहा है किसके खिलाफ, टर्किश एम्पायर के खिलाफ, सल्जूकों के खिलाफ लड़ रहे हैं। दे वर आल्सो तर्क्स। मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था चंगेज खान के इंटीग्रेशन का कि तर्क्स खुद एक तर्क अंपायर से लड़ रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ मंगोल्स। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्राइबल्स का वो मेसिया या उस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करता था. या करेक्ट मेसिया। कि मैं
जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो भी कबीलाई लोग हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करूँगा, उनको गैदर करके एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करूँगा। एंड फिर ना, सो दैट वाज सो इनलाइटनिंग सेशन। एंड बहुत शुक्रिया सुधांशु आपका कि थैंक यू। आपने बहुत अच्छी कहानी बताई है, और ये केवल कहानी सुनने के लिए नहीं है, बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ जानने के लिए है। और इसी प्रकार के वीडियोज़ के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए प्रेरणा।